सुहागरात का इंतज़ार किसको नहीं होता। हर लड़का शादी से पहले सुहागरात के बारे में सोचता रहता है। उसके मन में हमेशा ख्याल आते हैं कि जब मेरी शादी होगी इस तरह से मेरी सुहागरात होगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। हमेशा एक लड़के का मन सुहागरात के ख्यालों में खोया रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मनीष की, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। वो भी सुहागरात का बरसों से इंतज़ार कर रहा था। उसके मन में भी तरह तरह के ख्याल उठते थे। सुहागरात को लेकर उसके तरह तरह के सपने उसने संजोए थे। फिर ऐसा दिन भी उसकी लाइफ में आ जाता है, मनीष की शादी फिक्स कर दी जाती है, शादी हो जाती है। सुहागरात की तैयारियां चल रही थी। मनीष का जीजा और मनीष की भाभियाँ सुहागरात का कमरा सजाने में लगे हुए थे। भाभियाँ आपस में हंसी मजाक भी कर रही थी। मनीष घर में सबसे छोटा था। भाभियाँ उसको चिढ़ा रही थी कि देवर जी, आज तो तुम्हारी सुहागरात है, कुछ कर भी पाओगे या नहीं। मनीष भाभियों की ऐसी बातें सुनकर शर्म से लाल हो रहा था। कई दिनों से घर में शादी का फंक्शन चल रहा था। कुछ महीने पहले ही मनीष की पूजा नाम की लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई थी। पूजा बहुत सुंदर थी। सारे गांव में पूजा की सुंदरता के चर्चे होते थे। अब मनीष की पूजा से शादी हो चुकी थी। उसके मन में रह रह कर यही ख्याल आ रहे थे कि अब जैसे जैसे मिलन की घड़ी पास आ रही है, तो ना जाने क्यों ये भाभियाँ और ये जीजा जी मेरा समय ख़राब कर रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते मनीष को पता ही नहीं चलता कि काफ़ी समय बीत चुका था। रात के तकरीबन 12 बजने को आ रहे थे। भाभियाँ मनीष को बुलाकर लाती हैं और उसको कमरे में धक्का देते हुए कहती हैं, देवर जी, दूध में शिलाजीत मिलाकर रखी है, जाते ही पी लेना और रात को टाइम पर सो जाना। और हंसते हुए भाभियाँ दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। मनीष ने सबसे पहले तो अंदर जाकर कमरे की चिटकनी लगाई और फिर वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगता है। पूजा बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने घूंघट कर रखा था, लेकिन एक बात बड़ी ताज्जुब की थी कि मनीष के कमरे में आने की आहट सुनकर पूजा ने सर ऊपर भी नहीं उठाया और ना ही उसने मनीष की तरफ देखा। मनीष पूजा के बेड की पास जाता है और प्यार से उसके गाल पर हाथ लगाता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है, पूजा उसके हाथ को ज़ोर से झटका देकर पीछे कर देती है। मनीष को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद नई नई दुल्हन है, शर्मा रही होगी। मेरे अचानक से हाथ लगाने पर उसने मुझे रोक दिया, शायद वो घबरा गई होगी। इसलिए उसने पूजा को पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है? पूजा ने कहा, नहीं। मनीष उसके पास बैठ जाता है, उसका घूंघट पीछे करके उसकी तरफ देखने लगता है। पूजा मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पूजा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो दोनों हाथों से पूजा के गालों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी पूजा उसके हाथ को झटका देती है और कहती है कि डोंट टच मी। ये बात मनीष के लिए बहुत हैरान करने वाली थी। मनीष की उससे शादी हुई थी। मनीष उसको कहता है कि अगर तुमने मुझे छूने ही नहीं देना तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। पूजा कुछ नहीं बोलती। मनीष को लगता है शायद किसी वजह से पूजा नाराज़ हो गई होगी। हो सकता है कि शादी में किसी ने इसको कुछ कह दिया हो जिसके कारण ये नाराज़ हो गई हो। सुहाग रात का समय था। मनीष को बरसों से इस रात का इंतज़ार था, इसलिए वो फालतू के झगड़े में पड़कर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। मनीष अपने कपड़े उतारकर साथ की हुक पर टांग देता है और पूजा के पास जाकर जैसे ही उसको प्यार करने की कोशिश करता है, पूजा उसको ज़ोर से धक्का दे देती है। मनीष को पूजा की इस हरकत पर गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मार देता है। मनीष को अब समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो पूजा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, या फिर पूजा उसको पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो बेड के दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। मनीष सीतारमन मीना का बेटा था। अच्छी खासी उसकी आमदन थी। पुरखों की काफ़ी ज़मीन थी। खेती बाड़ी से काफ़ी पैसा आता था। साथ ही उन्होंने एक दूध की डेयरी भी लगाई हुई थी। डेयरी से भी उनको काफ़ी आमदन होती थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मनीष के चाचा परशुराम मीना भाजपा के पार्षद भी रह चुके हैं। मनीष 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। पढ़ने में भी वो अव्वल था। छोटी उम्र में ही उसको
खेती बाड़ी और डेयरी में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए उसने नौकरी करने के बारे में सोचा भी नहीं और अपने घर के पुश्तैनी काम में जुट जाता है। मनीष जब शादी की उम्र तक पहुंचा तो उसके पिता ने उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी पूजा से कर दी। पूजा के घर वाले भी काफ़ी संपन्न थे। पूजा के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। पूजा और मनीष की शादी उनके घर वालों ने तय की थी। मनीष को लगता था कि घर वाले जैसा उसके लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए वो घर वालों की पसंद पर अपनी मोहर लगा देता है और पूजा के साथ शादी कर लेता है। लेकिन सुहाग रात वाले दिन जो उसके साथ होता है वो उसकी कल्पना से भी परे था। मनीष सुबह उठता है तो देखता है कि पूजा भी उठ चुकी थी। मनीष पूजा को कहता है कि आज तुम्हारा भाई तुम्हें लेने के लिए आएगा, तुम उसके साथ चली जाना, लेकिन जब तुम वहाँ से वापस आओ मुझे सारी बात खोलकर बताना कि तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं दे रही थी। पूजा कहती है ठीक है, मैं आपको सारी बात बता दूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मनीष पूजा को कहता है कि मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, तुम जितनी देर भी अपने मायके घर में रहना चाहती हो रह लो, लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे सारी बात सच सच बतानी होगी। जब तक मैं अपने घर वालों से कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन वापस आने के बाद अगर भी तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो मुझे अपने घर वालों को सच सच बताना ही पड़ेगा। अगले दिन पूजा का भाई उसको लेने के लिए आ जाता है और पूजा उसके साथ चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनीष सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ भैंसों को लेकर जा रहा था। तभी मनीष के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पूजा के फुफेरे भाई संदीप का था। मनीष फ़ोन उठाता है। मनीष के फ़ोन उठाते ही संदीप कहता है कि जीजा जी आप हमारे गांव आ जाइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मनीष के मन में तो पहले से ही शंका थी, क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इसलिए जब उसके साले ने उसको बुलाया कि इस बारे में कोई बात करनी है, मनीष बिना देरी किए उसी समय अपनी भैंसों को खेतों में ही छोड़कर संदीप से मिलने के लिए चला जाता है। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि रास्ते में ही उसको वीरेंद्र मिलता है। वीरेंद्र कार से जा रहा था। मनीष और वीरेंद्र एक दूसरे को पहले से जानते थे। दरअसल वीरेंद्र संदीप का दोस्त था और पूजा का रिश्तेदार भी था। वीरेंद्र ने मनीष को कहा कि वो संदीप के पास जा रहा है। मनीष ने कहा कि मैं भी तो वही जा रहा हूँ। वीरेंद्र उसको अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। मनीष वीरेंद्र की कार में बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वीरेंद्र कार में रखी हुई 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकालता है। एक बोतल वो मनीष की तरफ बढ़ाता है और दूसरी बोतल वो खुद पीता है। मनीष भी बोतल पीता है और उसके बाद दोनों आपस में बातें करते हुए बैरागढ़ की तरफ चलने लगते हैं। शाम का वक्त हो चला था। मनीष घर वापस नहीं लौटा था। घर वाले मनीष को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मनीष का फ़ोन बंद आ रहा था। समय काफ़ी बीत चुका था। रात अंधेरी होने लगी थी। घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। घर वाले आपस के जो आसपास के रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन करते हैं और मनीष के बारे में पूछते हैं, लेकिन रिश्तेदार बताते हैं कि मनीष तो उनके यहाँ नहीं आया। सारी रात इंतज़ार करने के बाद सुबह घर वाले पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ पर मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। कुछ देर बाद ही घर वालों को खबर मिलती है कि मनीष की लाश बरामद हुई है। मनीष मर चुका था। घर वाले ये सुनते ही हैरान रह जाते हैं। अच्छा भला लड़का एकदम से कैसे मर सकता है। मनीष की लाश जंगल से बरामद की जाती है। लाश को जब उसके घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले फ़ौरन से लाश की शिनाख्त कर लेते हैं कि ये उनके बेटे की ही लाश है। मनीष के चाचा भाजपा के एक जाने माने पार्षद थे। इतने बड़े आदमी के भतीजे की हत्या होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले लाश को देखते हैं। मनीष के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। उसके गले में गमछा लपेटा हुआ था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि मनीष की हत्या गला दबाकर की गई थी और लाश को यहाँ पर सुनसान जंगलों में लाकर फेंक दिया गया था। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी। मनीष ना तो शराब पीता था, ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। फिर किसी ने उसकी हत्या क्यों कर दी? पुलिस वाले इसी बात का पता लगाने के लिए मनीष के घर जाते हैं। मनीष के बारे में जब सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं
तो उनको पता चलता है कि अभी फ़िलहाल के दिनों में ही मनीष की शादी हुई थी। अब पुलिस वाले मनीष और पूजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और मनीष के घर वालों से भी पूछताछ करते हैं। मनीष के घर वाले बताते हैं पूजा अभी फ़िलहाल ही यहाँ पर वापस आई है, वो 25 दिन अपने मायके में रही थी। पुलिस वाले 25 दिनों की दोनों की कॉल डिटेल्स देखते हैं तो एक बात बड़ी अजीब थी। इन 25 दिनों में पूजा ने एक बार भी अपने पति मनीष को फ़ोन नहीं किया था, जबकि पूजा के फ़ोन से इन 25 दिनों में 475 बार किसी और नंबर पर बात की गई थी। पुलिस वाले उस नंबर के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर वीरेंद्र मीना का था। अब पुलिस वालों को सारी बात समझ में आने लगती है। बिना देरी किए पुलिस वाले वीरेंद्र को गिरफ़्तार कर लेते हैं। थाने लाकर वीरेंद्र से पूछताछ की जाती है। पहले तो वीरेंद्र अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो बताता है कि उसी ने मनीष की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई थी। जब कोल्ड ड्रिंक मनीष ने पी तो वो बेहोश होने लगा और फिर मैंने उसका गला है वो गमछे से घोंट दिया और अपने दोस्त संदीप की मदद से उसकी लाश को जंगलों में फेंक दिया। दरअसल वीरेंद्र और पूजा एक दूसरे को प्यार करते थे। तकरीबन 5 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। वीरेंद्र की पूजा से जान पहचान पूजा के फुफेरे भाई संदीप ने ही करवाई थी। वही दोनों को आपस में मिलवाता था। अब संदीप पूजा का रिश्तेदार था। घर वाले संदीप पर शक नहीं करते थे। पूजा संदीप के साथ जाती थी। आगे जाकर संदीप वीरेंद्र को भी बुला लेता और इस तरह से वीरेंद्र और पूजा की मुलाकातें होती रहती थी। वीरेंद्र देखने में सुंदर था। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। उसका रहन सहन भी मॉडर्न था, लुक बहुत अच्छी थी, देखने में वो बहुत हैंडसम लगता था। पूजा और वीरेंद्र आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन पूजा के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि वीरेंद्र उनका रिश्तेदार था, लेकिन पूजा वीरेंद्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पूजा के पिता ने अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे मनीष के साथ तय कर दी थी। अपने घर वालों का पूजा विरोध नहीं कर पाती और मनीष के साथ शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के बाद भी वो वीरेंद्र से मिलना जुलना नहीं छोड़ती और अपने पति मनीष को टच भी नहीं करने देती थी। सुहाग रात वाले दिन जब मनीष ने पूजा को थप्पड़ मारा तो उसने ये बात वीरेंद्र को बताई। वीरेंद्र ये बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने बोला कि पूजा तुम चिंता मत करो, अब वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगा। पूजा, वीरेंद्र और संदीप तीनों ने मिलकर मनीष को जान से मारने का प्लान बनाया और वो अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो गए। उनका ख्याल था कि मनीष के मरने के बाद पूजा विधवा हो जाएगी और उसके बाद आसानी से वीरेंद्र उससे शादी कर लेगा। लेकिन इससे पहले कि पूजा और वीरेंद्र शादी कर पाते, पुलिस उन तक पहुंच जाती है और उनको पकड़ लिया जाता है। इतना सब होने के बाद भी पूजा के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। वो पुलिस वालों को यही कह रही थी कि आप मुझे बेशक जेल में डाल दो, लेकिन मुझे वीरेंद्र के साथ ही रखना, हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, हमें एक ही जेल में रखना। पूजा की ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पूजा के दिमाग पर प्यार इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अच्छे बुरे की कुछ समझ ही नहीं रही थी। उसको ये भी नहीं पता था कि अब दोनों को एक ही जगह में नहीं रखा जाएगा, बल्कि सारी उम्र अलग अलग जेल में सड़ने के लिए छोड़ा जाएगा। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।